इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात झारखंड के रण और महाराष्ट्र के महासंग्राम की। इसके अलावा बात होगी उत्तर प्रदेश के सियासी घमासान की। आज झारखंड से लेकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तक प्रचार का फाइनल राउंड है। फाइनल शो में दिग्गजों ने दम लगा दिया है। शिंदे से लेकर फडणवीस, पवार, ठाकरे सभी मैदान में हैं। कैंपेन के आखिरी 2 घंटे बाकी है और इसके बाद प्रचार का शोर थम जाएगा। जनता डिसाइड करेगी किस मुद्दे पर किसे वोट देना है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर वोटिंग होगी। झारखंड के दूसरे चरण की 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा में उपचुनाव के लिए वोट पड़ेंगे। प्रचार के आखिरी राउंड में कौन कहां गरज रहा है, अपने विरोधी पर कैसे हमला कर रहा है, ये सब आपको दिखाऊंगी। लेकिन पहले बात महाराष्ट्र के उन मुद्दों और उन नारों की जो इस चुनाव में लगातार छाया रहा। महाराष्ट्र में इस बार योगी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा बहुत फेमस हुआ, बल्कि यूं कहें कि सबसे ज्यादा चर्चा ही इस नारे की हुई। मोदी ने एक है तो सिर्फ का नारा दिया। शिंदे और उद्धव सेना के बीच असली और नकली हिंदुत्व और गद्दार वर्सेस परिवार का मुद्दा हॉट टॉपिक रहा। आइए एक एक करके वो तमाम नारे मैं आपके सामने रखती हूं जिन पर चर्चा लगातार इस इलेक्शन के दौरान होती रही। खटाखट पैसा ट्रांसफर, मराठा आरक्षण, वोट जिहाद, धर्म युद्ध और महाराष्ट्र का गुजरातीकरण जैसा मुद्दा भी इस चुनाव में हावी रहा। इन सभी नारों और मुद्दों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नया नारा दे दिया। यह नारा जहर का था। जी हां, जहर वाला भाषण दे दिया उन्होंने। बीजेपी और आरएसएस को जहरीला सांप बता दिया। बीजेपी इसे कांग्रेस की बौखलाहट बता रही है। आरोप लगा रही है कि कांग्रेस लोगों को हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के लिए उकसा रही है। पुणे की एक रैली में योगी ने एक बार फिर दोहराया कि हम बटे हैं इसलिए कटे हैं। नारा योगी आदित्यनाथ का दिया हुआ बटेंगे तो कटेंगे और इसलिए हिंदुओं पर जुलूसों पर पथराव होता है। उन्होंने गणेश पूजा का, चाहे वो विसर्जन का दिन हो या फिर शोभा यात्रा का दिन हो, जिस दिन रामनवमी की शोभा यात्रा पर भी पथराव हुआ, उन तमाम बातों को अपने भाषण के दौरान उन्होंने दोहराया। उन्होंने कहा यह सनातन पर प्रहार है और सनातन पर प्रहार महाविनाश को न्याता है। गणपति बप्पा की शोभा यात्रा पर कोई पथराव करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। याद रखना, जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है, ये प्रहार भारत पर प्रहार है, क्योंकि भारत की आधार का प्रतीक है सनातन, और सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। और आपको मैं ये आमंत्रित करने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इस भाव के साथ आज हमें कार्य करना है। दरअसल योगी आदित्यनाथ का दिया हुआ बटेंगे तो कटेंगे का नारा और नरेंद्र मोदी का दिया हुआ एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे ये नारा, ये विपक्ष की लाइन और लेंथ खराब कर चुका है। लेकिन महाविकास आघाड़ी के नेता एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे का कोई सॉलिड काट ढूंढ ही नहीं पाए हैं। राहुल गांधी आज आए तो सामने, लेकिन उन्होंने एक नए तरीके का नैरेटिव वही पुरानी बातों से सेट करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी का एक है तो सेफ है का ये नारा दरअसल अडानी के लिए है। तो उद्धव ठाकरे ने कटने और काटने की बात कर डाली। शरद पवार भी बोले। शरद पवार ने कहा भगवा कपड़े पहनकर सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा वो तो
कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे किसके लिए बोल रहे हैं, लेकिन जब वो बोले तो कम से कम 4 से 5 बार तो खुद ही बटेंगे तो कटेंगे के नारे की बात कर डाली। इधर उद्धव ठाकरे ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे का जवाब दिया। उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस को धमकी देते हुए कहा, फडणवीस बटेंगे और कटेंगे की बात छोड़ें, अगर मुंबई पर हमला किया तो हम आपको काट देंगे। म्हणजे आपण जर का नुसतं कटेंगे बटेंगे फटेंगे हे ह्याच्यामध्ये राहिलो, मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। कसल्या गोष्टी करताय, कोणाला शिकवताय? योगी के नारे से सिर्फ उद्धव ही नहीं, ओवैसी भी गुस्से में है। धुले की रैली में ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि वो महाराष्ट्र आते हैं और बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। झांसी में 10 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन योगी को वहां जाने का वक्त नहीं मिला। बाबा आ गए महाराष्ट्र में, बाबा आकर बोलना शुरू कर दिए, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इसका मतलब क्या है बोलो? तुम किसको बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे? मैं बीजेपी को, अमित शाह को, आरएसएस को, मोहन भागवत को और ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को जो आजकल एक टूरिस्ट के तौर पर पूरे महाराष्ट्र में फिर रहे हैं, तुम बटेंगे तो कटेंगे बोल रहे ना, तो फिर आपको मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में 10 बच्चों, जो मासूम बच्चे होते हैं पैदा होने के बाद, जिनको न्यू नेटल केयर बोलते हैं, उसमें रखा जाता है, 10 बच्चे जल के मर गए उसमें। 10 बच्चे झांसी में, झांसी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में 10 बच्चे जल के मर गए। ये मुख्यमंत्री वहां पर नहीं गया, वो जो माँ बाप अपने मासूम बच्चों को खो दिए, उस मां को तसल्ली देने नहीं गया जिसने 9 महीने अपने पेट में एक बच्चे को रखा, बेटी को रखा। जन्म देने के बाद, पैदा करने के बाद बच्चों में कॉम्प्लिकेशन आया तो न्यू नेटल केयर में रखा। ये ऐसा बेदिल मुख्यमंत्री है कि वहां पर जाकर उन बच्चों, जो बच्चे मर गए, उनके माँ बाप के सर पर हाथ रखता, वहां पर नहीं गए। यहां महाराष्ट्र में चुनाव है, आ गए और क्या बोल रहे, बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि शिंदे ने मोदी और योगी के नारों का सपोर्ट किया। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कभी हिंदू मुस्लिम को अलग अलग नहीं देखा। मोदी ने कहा सब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्या है बटेंगे कटेंगे, क्या है, क्या उसका क्या अर्थ निकाल रहे? मोदी जी ने कहा एक है तो सेफ है, क्या एक नहीं होना चाहिए? उन्होंने कहा एक हो जाओ, एक साथ रहो तो सुरक्षित रहोगे, वोटिंग करो एक साथ, लोकसभा में जैसे हो गया वैसे नहीं होना चाहिए। तो क्या बटेंगे कटेंगे, इसका अर्थ क्या निकाल रहे? हिंदू मुसलमान का किसने बात किया है? सारी जातियां आज जो है, मोदी जी ने कहा है सारे एक हो जाओ, ये चुनाव को सामने जाओ। और उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई करो, मुसलमानों को गाली दो, कहा है। ये जो बोल रहे आज एमबीए में, अभी कई लोग मौलाना जी उनके फेवर में बोल रहे, क्या हमारी योजना हिंदू बहन लेती है, मुसलमान नहीं लेती है, क्रिश्चियन नहीं लेती है? मोदी जी के जितने भी योजना है, क्या मुसलमान बहन लेती नहीं? योगी के नारे के जवाब में उद्धव ठाकरे और ओवैसी ने क्या कहा, ये तो आपने सुन लिया। मुंबई में राहुल गांधी ने जो किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। आज प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने मोदी के एक है तो सेफ है वाले नारे पर हमला किया। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। राहुल गांधी ने एक है तो सेफ है का पोस्टर दिखाया। राहुल अपने साथ एक सेफ यानी कि एक तिजोरी लेकर आए। इसमें से उन्होंने 2 पोस्टर निकाले, एक दाएं लगाया, एक बाएं लगाया।
राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप के धारावी प्रोजेक्ट पर सवाल करते हुए इसे एक है तो सेफ है नारे से जोड़ दिया। ये इसमें एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटेजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये पकड़िए, ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रैटेजी का लक्ष्य देखिए, एक है तो सेफ है, धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए, दूसरा पोस्टर दीजिए। ये 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं, और ये लक्ष्य है। जमीन है, जो लोग धारावी में रहते हैं उनकी जमीन है, वो उस पे सालों से रह रहे हैं, वहां पे वो काम करते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस का हब है। धारावी को कन्वर्ट करने में दूसरी भी इश्यूज हैं। यहाँ पे बाढ़ आती है, ज्यादा आएगी, लोगों को नुकसान होगा, और पूरा का पूरा काम एक व्यक्ति की मदद करने के लिए है। दैट इज आवर ऑब्जेक्शन। इसी व्यक्ति को देश के एयरपोर्ट्स दिए जा रहे हैं, ठीक को धारावी दिया जा रहा है, इसी को मुंबई का एयरपोर्ट दिया जा रहा है। और मैंने यहां पे आपको क्लियरली दिखाया है कि पुराना रिश्ता है प्रधानमंत्री का। यही मुद्दा है कि महाराष्ट्र का जो धन है वो महाराष्ट्र की जनता को मिलेगा, महाराष्ट्र के लोगों को मिलेगा, या फिर एक व्यक्ति को मिलेगा। हालांकि राहुल के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी फौरन पलटवार किया। कहा कि कांग्रेस ने साल 1993 में अडानी को मुद्रा पोर्ट दिया। पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, ये कांग्रेस का काम है। जी, क्या रिस्पांस है पूरे महाराष्ट्र और आपके निर्वाचन क्षेत्र से? महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र की महायुति, हमारे जो महायुति बनी है, इन्होंने जो मैनिफेस्टो दिया है, जाहिरनामा दिया है, वो जनता ने मान्य कर लिया है और महायुति की सरकार बनेगी। कांग्रेस को लथाड़ दिया है। कांग्रेस का जाहिरनामा, मैनिफेस्टो कोई पसंद नहीं कर रहा है। जनता को ये मालूम हो गया है कि कांग्रेस झूठ बोलती है, चुनाव का जुमला देती है, इसलिए कांग्रेस का कोई जुमला भी चलेगा नहीं। महायुति की सरकार बनेगी। कल प्रियंका गांधी विदर्भ के दौरे पे थी, उन्होंने कहा कि एक है सेफ है, जो बीजेपी का नारा है, एक ही आदमी सेफ है, वो उद्योगपति और अदानी का नाम लिया उन्होंने। देखिए, मोदी जी ने क्या कहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई समाज का हो, हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए सब एक रहिए। अगर हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो वो अदानी का नाम ले रही है कि एक ही आदमी सेफ है। देखिए, ये अडानी का पूरा फायदा कांग्रेस पार्टी ने लिया है। पूरे जीवन में उन्होंने इन लोगों, अडानी जो है, इन लोगों का फायदा कांग्रेस पार्टी ने लिया है। हमने कभी भी उद्योगपति का साथ नहीं लिया है। हम कभी उद्योगपति का साथ लेकर सरकार नहीं चलाते हैं। हम लोग उद्योगों को बढ़ाते हैं, लेकिन उद्योगपति का साथ लेकर हम सरकार नहीं चलाते हैं। सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, ये कांग्रेस का काम है, हमारा काम नहीं है। उन्होंने और आप लोग आया कि आप लोग बांटने का काम कर रहे हो, आप लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हो। ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, हम नहीं कर रहे। हम तो सबको एक साथ रख रहे हैं। इस देश में सब लोग एक साथ रहे, ये हम देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जात की राजनीति करती है, कांग्रेस पार्टी धर्म की राजनीति करती है। जाति धर्म को इस देश में बांटने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने भी राहुल गांधी के आरोपों पर हमला बोला। कई तस्वीरें जारी करते हुए विनोद तावड़े ने कांग्रेस से सवाल पूछे। तावड़े ने पूछा, एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। राहुल जी, ये देखिए कि रॉबर्ट वड्रा है, गहलोत जी है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, शशि थरूर है,
बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी है, तो ये फोटो आपके उस सेफ में नहीं थे क्या? या अगर थे तो आपने दिखाए नहीं। इसका मतलब एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। हम महाराष्ट्र के लोगों को वास्तव पे डिबेट करने की आदत है। ये फेक चीजों पर हम मराठी महाराष्ट्र के लोग कभी भरोसा नहीं करते। यूपीए के कार्यकाल में अडानी की ग्रोथ कैसे हुई, क्या क्या आपने उनको दिया? आपके गुजरात में चिमनभाई पटेल की सरकार थी तो 10 पैसे में आपने वहां के मुंद्रा पोर्ट के लिए जमीन किस प्रकार दी, इसकी चर्चा सबको पता है। एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर घमासान के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेहद विवादित बयान दिया। खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहर और जहरीले सांप से कर दी। महाराष्ट्र के सांगली में चुनाव प्रचार के दौरान खड़गे ने कहा कि अगर भारत में राजनीतिक तौर से सबसे खतरनाक कोई चीज है तो वो बीजेपी और आरएसएस है। बीजेपी और आरएसएस जहर की तरह है, अगर सांप काटता है तो वो इंसान मर जाता है। ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए, ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। खड़गे के जहर वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा है कि खड़गे हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। अगर महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस की सरकार आई तो हिंदुओं की जान को खतरा है। मल्लिकार्जुन खड़गे हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, हिंदुओं की जान को खतरा है। अगर कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में सरकार में आती है, आरएसएस के देशभक्त लोगों के खिलाफ लोगों को महाराष्ट्र में भड़काना, झारखंड में भड़काना, ये स्पष्ट करता है कांग्रेस पार्टी की सोच घोर हिंदू विरोध की है। पर आज समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी प्रो टेरर, एंटी सनातन है और महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो जितने भी लोग कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, जो भी हिंदू रहेंगे, जो भी हिंदुत्व के विचारधारा में विश्वास रखेंगे, कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ लोगों को भड़का सकती है। मोहब्बत की दुकान या ये नफरत की जुबान और नफरत फैलाने वाले भाईजान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को आतंकी कहा भगवा पहनने वाले लोग राजनीति में ना आए, जिनके बेटे ने कहा सनातन बीमारी है, जिनके घटक दल ने कहा सनातन समाप्त हो जाए, आज वो कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस एक पॉइजनस स्नेक की तरह है और इस पॉइजनस स्नेक को मार देना चाहिए। यही इनकी मानसिकता है। जनता ने जिन्हें चुना है तीसरी बार, उन्हें पॉइजनस स्नेक कहना और मारने की बात करना, मतलब हिंसा भड़काना चुनाव में, ये वही लोग हैं जो जनता को भी नहीं बख्शते, जनता को भी राक्षस कहते हैं और अब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को पॉइजनस स्नेक बताकर हिंसा का उपयोग चुनाव में करना चाहते हैं। खड़गे के जहर वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हार के डर से कांग्रेस बौखला गई है, इसलिए उनके नेता ऐसी बातें कर रहे हैं। ये कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान है, ये प्यार बांटने की बात करते हैं। आसन्न पराजय से ये इतने बौखला गए, हरियाणा इनके हाथ से निकल गया, हरियाणा में भी कांग्रेस की हवा निकल गई और ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र भी हार रहे हैं और झारखंड भी हार रहे हैं। तो किसी राजनीतिक दल को आप जहरीला सांप करके उसको मारने की बात कहोगे? ये नफरत की पराकाष्ठा है, नफरत की पराकाष्ठा। कांग्रेस केवल नफरत फैलाती है,
वो जातियों के बीच में भी नफरत फैला रही। पहले कांग्रेस ने इसी नफरत के आधार पर, धर्म के आधार पर देश बांट दिया और अब जाति के आधार पर देश बांटना चाहती है। ये नफरत की दुकान हिंदुस्तान में किसी भी कीमत पर चलेगी नहीं। चुनाव प्रचार थमने से पहले महाराष्ट्र में जमकर बयानों के बाण चल रहे हैं। आज शाम 5 बजे के बाद प्रचार का शोर थम जाएगा। उसके बाद 20 तारीख को सभी 288 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें मराठवाड़ा की 48 सीट, मुंबई की 36 सीट, ठाणे कोंकण की 42 सीट, विदर्भ रीजन की 60, वेस्ट महाराष्ट्र की 66 और नॉर्थ महाराष्ट्र की 36 सीट शामिल है। अब किस रीजन में कौन हावी है और वहां कौन सा फैक्टर काम कर रहा है वो भी देखिए। 2019 के चुनाव में मराठवाड़ा की 48 सीट में से बीजेपी ने 17 सीट जीती थी, जबकि शिवसेना 12 और एनसीपी कांग्रेस को 8-8 सीट मिली। मराठवाड़ा में महाराष्ट्र की 1/3 आबादी रहती है, ऐसे में यहां मराठा वोटर डिसाइडिंग फैक्टर में है। मुंबई रीजन की बात करें जहां 36 सीट है। पिछले चुनाव में बीजेपी 16 सीट यहां जीती, शिवसेना 14, एनसीपी 1 और कांग्रेस 4 सीट जीती थी। मुंबई रीजन में 100% शहरी वोटर है। यहां बड़ी संख्या में यूपी और बिहार की आबादी भी है। बीजेपी दावा यह कर रही है कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में महायुति की लहर है। चाहे विदर्भ हो, चाहे कोंकण हो, चाहे दक्षिण, चाहे हमारे मराठवाड़ा हो, सब क्षेत्र में मुझे महायुति की एक लहर दिख रही है और महायुति के पक्ष में लोगों ने विकास के लिए, कंटिन्यूटी के लिए और अपने भविष्य को उज्जवल रखने के लिए सब ने अपने महायुति को पूरा समर्थन देने का वातावरण बना हुआ है और सब समर्थन देने के लिए आतुर हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता ये पहचान चुकी है कि उनका भविष्य और उनकी विकास की तमन्ना जो है उसको पूरा करने में महायुति ही सफल होगी और इसलिए महायुति के पक्ष में सब लोगों ने अपना समर्थन देना तय किया। जहां तक महाविकास अघाड़ी का सवाल है, बड़े स्पष्ट शब्दों में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ सत्ता के लिए और कुर्सी पर बैठने के लिए वो आतुर हैं और उसकी के लिए वो सारी योजनाएं बनाते हैं। बांटने का काम तो उन्होंने किया है। अब मैं आपको नॉर्थ महाराष्ट्र की पिक्चर भी दिखा दूं। नॉर्थ महाराष्ट्र रीजन में कुल 36 सीट हैं। पिछले चुनाव में यहां बीजेपी को 13 सीट मिली थी, जबकि शिवसेना को 6, एनसीपी को 7 और कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। नॉर्थ महाराष्ट्र रीजन में आदिवासी वोटर किंग मेकर हैं। यहां की 36 में से 11 सीट आदिवासियों के लिए रिजर्व है। पिछले चुनाव में कोंकण और ठाणे कोंकण इस रीजन में 42 में से 12 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी, जबकि शिवसेना को 15, एनसीपी को 7 और कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई थी। ठाणे और कोंकण रीजन राज्य का तीसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। यहां प्रवासी आबादी के वोट निर्णायक माने जाते हैं। अब बात विदर्भ रीजन की भी कर लूं। इस रीजन में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की पकड़ अच्छी है। विदर्भ की 60 सीटों में से बीजेपी पिछले चुनाव में 28 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 14, वहीं शिवसेना को 4, एनसीपी को 6 सीट मिली थी। विदर्भ रीजन में दलित वोटर्स करीब 23% हैं। इसके अलावा मराठा और ओबीसी वोट भी यहां कई सीटों पर जीत और हार तय करते हैं। बात वेस्ट महाराष्ट्र रीजन की, जहां पर सबकी नजर है क्योंकि यह रीजन पवार फैमिली का पावर सेंटर है। इसी रीजन में बारामती सीट भी आती है, जहां इस बार अजीत पवार के खिलाफ शरद पवार ने उन्हीं के भतीजे को मैदान में उतार दिया है। यहां पर बात करें तो पिछले चुनाव में वेस्ट महाराष्ट्र रीजन में 66 सीट में से 19 सीट बीजेपी को मिली थी, 25 एनसीपी के खाते गई थी। शिवसेना ने 5 और कांग्रेस ने 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। महाराष्ट्र के बाद बात अब झारखंड की होगी। झारखंड में भी 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। आज प्रचार का शोर थम जाएगा। 38 सीटों पर दूसरे राउंड में मतदान होना है। जिस संथाल परगना में घुसपैठियों के मुद्दे पर बीजेपी का फोकस है, वहां की 18 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पिछली बार संभल में जेएमएम गठबंधन को 13 सीटों पर कामयाबी मिली थी। बीजेपी इस बार हेमंत सोरेन को उनके गढ़ में हराने का दम भर रही है।
नॉर्थ छोटा नागपुर रीजन में भी 18 सीटों पर कांटे की लड़ाई है। बीजेपी इन दोनों रीजन में सबसे बेस्ट होने का दावा कर रही है। बुधवार को जिन 38 सीटों पर वोट डाले जाने हैं उनमें से 14 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में थी, 22 सीटें जेएमएम गठबंधन के खाते में गई थी। ऐसे में बीजेपी अपनी स्ट्राइक रेट को बढ़ाने के टारगेट पर इस वक्त फोकस कर रही है। आइए अब आपको सीधा बड़ी स्क्रीन पर लिए चलती हूं। बात झारखंड की हो रही है। झारखंड में अब किसकी ताकत कितनी है ये मैंने आपको बता दिया। हालांकि उस बेल्ट में जहां पिछली बार बीजेपी को सफलता नहीं मिली थी, इस बार आशा यह है बीजेपी की वहां पर ज्यादा कामयाबी मिलेगी। संथाल परगना की बात कर ले, कुल 18 सीटें आती हैं। बीजेपी और कांग्रेस बराबरी पर रही थी पिछले चुनाव में और जेएमएम को सबसे ज्यादा सफलता 9 सीटों पर मिली थी। इसके अलावा छोटा नागपुर एरिया की बात कर ले, यहां से भी कुल 18 सीटें, 8 बीजेपी, कांग्रेस के खाते में 3 और जेएमएम के पास 4 और 3 अन्य के खाते में गई थी। यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई देता है। साउथ छोटा नागपुर की बात करें तो आजसू को 1, कांग्रेस को 4 सीटें हासिल हुई थी। ऐसे में आप इस तरीके से ये कह सकते हैं कि यहां पर मुकाबला फिलहाल बराबरी का नजर आ रहा है, लेकिन ताकत किसकी कितनी ज्यादा है। बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा और हजारीबाग झारखंड का ये घमासान दूसरे फेज में जिन जिलों में है वो नाम तमाम आपके सामने। झारखंड चुनाव में इस बार बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहा। रोटी बेटी ये मुद्दा लगातार चर्चा में रहा। सीएम योगी से लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा तक बांग्लादेशी घुसपैठिए के मुद्दे को लगातार हवा देते रहे। आज फिर योगी आदित्यनाथ ने इसी मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन पर अटैक किया। बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र हो, चाहे वहां की डेमोग्राफी चेंज करने के पीछे साजिश हो, लैंड जिहाद, लव जिहाद, बेरोजगारी से लेकर भ्रष्टाचार, आदिवासी अस्मिता की बात करना और धर्म परिवर्तन का जिक्र लगातार भाषणों का हिस्सा बना रहा। मुझे बताया गया कि राजमहल, साहबगंज और उसके आसपास के क्षेत्र को बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों के अनैतिक और अवैध गतिविधियों का एक गढ़ बनाने का काम हो रहा है। याद करना, जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार है, वहां पर घुसपैठिए के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश में न घुसपैठिए हैं, न कोई गौ हत्या करने का दुस्साहस कर सकता है, न कोई किसी बेटी के साथ बेटी की इज्जत पर हाथ डालने का दुस्साहस कर सकता है। और अगर किसी ने घुसपैठ की, किसी ने बेटी की इज्जत में हाथ डालने का कार्य किया, किसी ने गौ हत्या किया, तो मान करके चलिए कि यमराज के घर के लिए उसका टिकट पक्का। लोग चाहते हैं कि सरकार आए, घुसपैठिया का खिलाफ एक्शन हो, युवा और नारी शक्ति का जो आशा है वो साकार हो। मेरा लगता है कि एक बहुत बढ़िया चुनाव कैंपेन रहे। पार्टी ने, हमारा कार्यकर्ता ने, हमारा सहयोगी दलों ने, सबने एक टीम होके काम किए हैं और पूर्ण बहुमत का सरकार हो जाएगा एनडीए का, ये मेरा विश्वास है। झारखंड के दूसरे चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, सीता सोरेन, इरफान अंसारी, बसंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी के अलावा लोबिन हेब्रम जैसे दिग्गज भी मैदान में हैं। दूसरे चरण में बीजेपी और जेएमएम दोनों ने संथाल परगना रीजन में अपनी पूरी ताकत लगाई है। संथाल परगना रीजन, जहां से कुल 18 सीटें हैं, आदिवासी 29% और मुसलमान 21% है। यही वजह है कि बीजेपी आदिवासी अस्मिता बनाम बांग्लादेशी मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। संथाल परगना कोल्हान भी हम जीत गया, संथाल परगना भी जीतेंगे हम लोग, पूरा झारखंड जीतेंगे हम लोग। जनसैलाब देख रहे हैं। और यहाँ जो आज
झारखंड इस संताल परगना धरती सिद्धू करनी धरती में जो बांग्लादेशी घुसपैठ जो और यहाँ का आदिवासी का जनसंख्या जो घट गया, सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले बांग्लादेशी घुसपैठ को उखाड़ के फेंकना है। जिस तरीके से हमारी महागठबंधन सरकार ने इस 5 वर्ष में और जिसमें हमने कोविड भी झेला और सारी योजनाओं को धरातल में उतारने का काम किया है, मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आपके दुखों में, आपके तकलीफों में कहीं ना कहीं ये झारखंडी सरकार किसी न किसी योजना के तहत आप लोगों से हमेशा जुड़ी हुई है। और मैं ये चाहूंगी कि आप लोग अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इस महागठबंधन सरकार को दीजिए, क्योंकि हमारा इरादा साफ है, हमारा इरादा नेक है और हम चाहते हैं कि हमारे झारखंड के बच्चों को रोजगार मिले। हम चाहते हैं कि हमारे अपने झारखंडी जो मुद्दे हैं हम उस पर खड़े रहें। अब से करीब 1.5 घंटे के बाद उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी प्रचार थम जाएगा। इन सीटों के नतीजे से साफ हो जाएगा कि लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद समाजवादी पार्टी की साइकिल क्या अभी तेजी से दौड़ रही है या सीएम योगी ने अखिलेश यादव की साइकिल को पंचर कर दिया है। 23 नवंबर को नतीजों से यह भी साफ होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता को सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे नारा पसंद आया या अखिलेश यादव अपने पीडीए के जाल में बीजेपी को उलझाने में कामयाब रहे। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं कि 8 सीटों पर विधायक सांसद बन गए हैं, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। जबकि कानपुर की सीसामऊ सीट पर इसलिए वोटिंग हो रही है कि वहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को अयोग्य ठहराने के कारण उन्हें इस चुनाव से बाहर कर दिया गया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में इनमें 5 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल यहां से जीत हासिल कर पाए, जबकि 4 सीट पर समाजवादी पार्टी को कामयाबी मिली थी। आइए एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर किन किन उम्मीदवारों के बीच में टक्कर है और वहां का समीकरण क्या है। यूपी में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें सबसे हॉट सीट मैनपुरी की करहल है। यह सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। यहां अखिलेश यादव ने अपने भतीजे और पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया है, तो बीजेपी ने मुलायम परिवार के दामाद अनुजेश यादव को मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प कर दिया है। अनुजेश यादव मुलायम सिंह यादव के भाई अभयराम यादव की बेटी संध्या यादव के पति हैं। 20 नवंबर को मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा आरएलडी गठबंधन के तहत आरएलडी को यह सीट मिली थी। इसी सीट पर चंदन चौहान जीतकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में आरएलडी ने बीजेपी से गठबंधन किया। चंदन चौहान ने आरएलडी के टिकट पर बिजनौर लोकसभा सीट से वो सांसद चुने गए। अब उपचुनाव में यह सीट आरएलडी कोटे में आ गई है। आरएलडी ने मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बनाया है, तो समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू सुंबुल राणा को टिकट दिया है। जयंत चौधरी ने आज मिथिलेश पाल के लिए रोड शो किया और मीरापुर सीट से जीत का दावा किया। आज आखिरी दिन प्रचार का है, किस तरह से कोशिश है कि इस चुनाव में आप जीते? देखिए, कोशिश तो लगातार होती है, निरंतर होती है। सिर्फ चुनाव के वक्त जागने वाले लोग नहीं हैं। लोकदल के लोग बेहद मेहनती हैं। भाजपा का भी साथ चल रहा है और यहाँ मीरापुर में नल का बटन दबेगा, एनडीए की जीत दर्ज होगी। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अखिलेश और ओवैसी सब आ रहे हैं आपके खिलाफ। जैन जी, आज अखिलेश यादव और ओवैसी सब आ रहे हैं आपके खिलाफ प्रचार करने। प्रचार है, सबका अलग अलग प्रचार होता है, उनका अधिकार है। क्या लग रहा है, लोगों का प्यार किन मुद्दों पर मिल रहा है? मीरापुर की आरएलडी को किन मुद्दों पर मिल रहा है? मीरापुर में किसानों की मिठास बरकरार रहेगी और लोकदल को अच्छी जीत मिलेगी। योगी जी, जयंत भाई आखिरी सवाल, योगी जी जो कटेंगे बटेंगे का नारा है, उसको भी आप ध्यान रख रहे हैं? किसान मजदूर इकट्ठे ही रहने चाहिए। चलो।